नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स की इस क्लास में इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में आप देखेंगे 14 जनवरी 2026 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को, जिसमें बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का संकलन होगा और तमाम जानकारी हमेशा की तरह मैं आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूं। तो समय न गवाते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले पिछले क्लास में एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था। सबसे पहले इस प्रश्न को देख लेते हैं। बिहार खेल विभाग की स्थापना कब हुई थी, जिसका अभी हाल ही में जनवरी 2026 में दूसरी वर्षगांठ मनाई गई है। दोस्तों, स्थापना हुई थी, ध्यान रखिए, 9 जनवरी 2024 को बिहार खेल विभाग की। तो ऐसे में 9 जनवरी 2026 को इसकी दूसरी वर्षगांठ मनाई गई है। जब खेल विभाग का गठन हुआ था तो पहले खेल मंत्री बिहार के बनाए गए थे जितेंद्र कुमार राय, इस बात को ध्यान रखिए। फिर कुछ समय के लिए सम्राट चौधरी, मतलब जो इस समय बिहार के गृह मंत्री हैं, उन्होंने पदभार ग्रहण किया था कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए। उसके बाद इस पद पर नियुक्ति हुई थी सुरेंद्र मेहता की। लेकिन वर्तमान में अगर बिहार खेल विभाग के मंत्री, यानी कि बिहार के खेल मंत्री की अगर हम बात करें तो वो है श्रेयसी सिंह, जो बीजेपी विधायक हैं जमुई से। चलिए, अब यहां पर हम सेशन की शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न से। लेकिन हमारे तमाम जो मटेरियल होते हैं करंट अफेयर से संबंधित, चाहे क्लासेस, चाहे मटेरियल, नोट्स, टेस्ट सीरीज आती है, वो तमाम चीजें आपको बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे एकदम सुनियोजित वे में उपलब्ध है, मतलब उपलब्ध कराई जाती है। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखिए, अभी एक रिसेंटली पीडीएफ लॉन्च हुआ था, ये वाला जो वार्षिकांक संस्करण है बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का, और ये इतना बढ़िया पीडीएफ है कि आप सभी लोग इसको डाउनलोड करके इसको पढ़िएगा। मेरे कहने पर अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो जरूर इसको देखिएगा, इतना अच्छा लगेगा ये आपको। पूरा का पूरा खबरों का संपूर्ण संकलन इसमें हमने किया है। ये साल भर का हमारा मेहनत है। और हम पुनः बतला दें कि पेज की संख्या इसमें 152 है, तो इससे आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। रेडी टू प्रिंट है, आप इसको प्रिंट कर पाएंगे। सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। हालिया आयोजित 70वें अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 के अंतर्गत पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के कुल कितने रेल कर्मियों को सम्मानित किया गया? ये सम्मान समारोह अभी हाल ही में आयोजित किया गया था, जहां पर आपको ये प्रश्न पूछा गया है, मतलब इसी से रिलेटेड, कि पूर्व मध्य रेलवे जिसका मुख्यालय हाजीपुर में है, तो इससे संबंधित देखिए, ऐसे तो यहां पर कुल 100 कर्मियों को सम्मानित किया गया है, लेकिन संदर्भ में पूछा गया है पूर्व मध्य रेलवे के, तो कुल मिला के 8 कर्मियों को यहां पर सम्मान मिला है। तो विकल्प नंबर कौन सा करेक्ट है? विकल्प नंबर डी। अच्छा, तमाम जानकारी यहां पर आपको दिख रही है। 9 जनवरी 2026 को यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर जो नई दिल्ली में है, और यहां पर भारतीय रेलवे द्वारा आयोजित 70वें अति विशिष्ट रेल पुरस्कार 2025 के अंतर्गत 100 अधिकारियों व कर्मचारियों को उनकी असाधारण योगदान के लिए या फिर उनकी सेवा समर्पण और उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। ये चीजें ध्यान रखिए। कुछ तस्वीर वही की है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। पुरस्कारों का जो वितरण है, जो वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है, इनके द्वारा किया गया। अच्छा, ये चीजें तो क्लियर हो गई कि पुरस्कार क्यों दिया गया है। जो कर्मी है उनकी असाधारण सेवा समर्पण, जो उत्कृष्ट योगदान है, इसी चीज को यहाँ पर एक अलग तरीके से लिखा गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, जो 100 कर्मियों को पुरस्कार दिया गया, इसके अतिरिक्त विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले रेलवे जोनों को भी सम्मानित किया गया, जिनमें पुरस्कार की अगर हम बात करें तो रेलवे जोनों को 26 शील्ड प्रदान किया गया। कुल यहाँ पर पुरस्कार की बात हो रही है। तो ये चीजें फिलहाल जो आंकड़े कहते हैं उसको ध्यान रखिएगा। लेकिन इसके तहत अगर हम बिहार के संदर्भ में देखें, जो कि पूर्व मध्य रेलवे यानी कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे जिसका मुख्यालय हाजीपुर में है, तो यहाँ के 8 रेल कर्मियों को सम्मानित किया गया। और जो पुरस्कार इन रेल कर्मियों को मिला है, पुरस्कार विजेताओं की सूची को आप यहाँ पर देख सकते हैं। वो जानकारी स्वरूप आपके बीच हमने रख दिया है। आप लोग चाहें तो ये नाम भी ध्यान में रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, रेलवे जोन की अगर हम बात करें, भारतीय रेलवे को 19 जोन में बांटा गया है, यानी कि 19 जोन में विभक्त किया गया है। उसमें एक जोन है पूर्व मध्य रेलवे, और यहाँ से रिसेंटली कई सारे एग्जाम में
प्रश्न पूछे गए हैं। ये चीजें हमने यहाँ पर लिखा है और साथ साथ ये ध्यान रखिएगा स्थापना इसकी कब हुई थी। मुख्यालय ऐसे तो इसका हाजीपुर बिहार में है, लेकिन रिसेंटली अभी बिहार में एक एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था कि बिहार के किस जिले में इसका मुख्यालय है। तो ऐसी स्थिति में हाजीपुर कदापि आंसर नहीं होगा, क्योंकि हाजीपुर तो कोई जिला ही नहीं है। ऐसी स्थिति में वैशाली इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, क्या? तो वैशाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये चीजें हमने कई बार आपको बतलाया है। देखिए यहीं पर अगर हम बात करें एक पॉइंट में, इसके अंतर्गत 5 रेल मंडल शामिल है, यानी कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे में, जिनमें कि सोनपुर मंडल, समस्तीपुर, दानापुर, मुगलसराय और धनबाद। इन चीजों को ध्यान आपको रखना है। देखिए यहाँ पर रेलवे की बात हो रही है, जो तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आपको ध्यान रखना है, वंदे भारत की तरह दिख रहा है। वंदे भारत ट्रेन की जो नाम की अगर हम बात करें, जब ये 2018 में पहला चरण पहला बार ये बनकर 2018 में तैयार हुआ था, उस समय इसे नाम दिया गया था ट्रेन 18 इसलिए क्योंकि 2018 में तैयार हुआ था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें संशोधन करते हुए नाम दिया गया है वंदे भारत। इन बातों को ध्यान रखिए। चलिए आइए अगले पॉइंट पे एक चर्चा हम यहाँ पर यह कर लेते हैं कि भारत में रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला अभी पहला शहर जो बना है वो वाराणसी है। देखिए 70 मीटर ट्रैक में कुल मिला के यहाँ पर तस्वीर में आप इन चीजों को देख रहे हैं, यहाँ पर सोलर पैनल लगाया गया है। एक ये प्रयास है, आप बोल सकते हैं पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये पहल किया गया है और ऐसा पहला शहर बना है वाराणसी, जहां पर ये पहल किया गया है। और इसको लेकर इंफॉर्मेशन तो ऐसे आपके बीच यहाँ पर हमने रखा है। इन चीजों को ध्यान रखिएगा। उद्देश्य यही है, जो नेट जीरो का भारतीय रेलवे का लक्ष्य है 2030, उस दिशा में मतलब ये काफी मददगार साबित होगा, उसी दिशा में ये पहल है। देखिए हमने लिखा भी है कि भारतीय रेलवे का जो नेट जीरो का लक्ष्य है वो वर्ष 2030 है। इतना क्लियर है, इन चीजों को ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसी संदर्भ में अगर भारत सरकार की नेट जीरो की अगर हम बात करें तो भारत सरकार का नेट जीरो का लक्ष्य कितना है, तो 2070 है। और बिहार सरकार ने भी इसको इसी के अनुरूप कर दिया है, भारत सरकार के अनुरूप। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे आइए। खेलो इंडिया बीच गेम, अभी हाल ही में इसका दूसरा संस्करण जो आयोजित हुआ है, इसी संदर्भ में प्रश्न है। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्यान दीजिएगा, इसका जो आयोजन है ये अभी हाल ही में 5 से 10 जनवरी 2026 को दमन व दीव में किया गया। ये बिल्कुल सत्य है। उसका अगला है कि इसका जो शुभंकर है ये पर्ल है। अच्छा, ये चीजें अभी हम आपको बतलाएंगे। तो पर्ल नामक एक डॉल्फिन है, ये भी सत्य है। इसी में एक पॉइंट है कि बिहार की पुरुष सेपक टाकरा टीम ने यहाँ क्वाड स्पर्धा में या फिर इस इवेंट में गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीता है, तो ये भी सत्य है। तीनों के तीनों कथन ABC में जो दिख रहा है आपको, ये तीनों सत्य है। और ऐसी स्थिति में राइट आंसर और फाइनल आंसर होगा विकल्प नंबर डी, उपयुक्त तीनों विकल्प सत्य है। दोस्तों, खेलो इंडिया कार्यक्रम जो मूल कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत हुई थी 2017 में। इसके तहत कई सारे खेल इवेंट आयोजित होते हैं, जैसे कि खेलो इंडिया स्कूल गेम, खेलो इंडिया बीच गेम, यहाँ पर वही बीच गेम की हम चर्चा कर रहे हैं, और भी कई सारे हैं। वो चीजें अभी हम आपका रिवीजन करवा देंगे। फिलहाल इसको ध्यान दीजिए। दूसरा जो संस्करण है अभी हाल ही में आयोजित हुआ 5 से लेकर 10 जनवरी 2026 तक घोगला बीच, दमन और दीव में। और ये बात यहाँ ध्यान रखिए, जो शुभंकर है, जो पर्ल, एक प्रकार का खुश मिजाज और ऊर्जावान डॉल्फिन है। तस्वीर को देखकर भी आप ये समझ सकते हैं, मतलब ये डॉल्फिन से ही प्रेरित है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये पर्ल नाम इसको दिया गया है। और यहाँ पर इस प्रतियोगिता में बिहार की जो पुरुष सेपक टकरा टीम है, यहाँ पर शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल जो चैंपियनशिप का जो खिताब है या फिर ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। और वहीं पर टीम ने क्वाड इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया और टीम इवेंट में रजत पदक अपने नाम किया है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रश्न में जो पूछा गया था कि पुरुष सेपक टकरा टीम ने यहाँ पर क्वाड इवेंट में स्वर्ण जीता, इसी का यहाँ पर विश्लेषण आप देख रहे हैं। तो इसमें स्वर्ण पदक अपने नाम किया। जबकि अगर ये क्वाड स्पर्धा की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पर जो स्वर्ण की जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो जीता है, ये क्वाड स्पर्धा में, क्वाड इवेंट में जीता है। और वहीं पर अगर हम बात करें टीम इवेंट की, तो उसमें रजत पदक जीता है। जबकि इसी में महिला वर्ग में, इसी खेल में अगर हम बात करें, तो आपको ध्यान रखना है कि रजत पदक हासिल किया है और ओवरऑल चैंपियनशिप में तीसरा स्थान महिला टीम ने अपने नाम किया। अच्छा, इसका पहला संस्करण 2025 में मई में यही दीव में आयोजित हुआ था। और खेलो इंडिया कार्यक्रम की जो शुरुआत की हम बात कर रहे थे, 2017 में हुई थी यह कार्यक्रम की शुरुआत। वर्तमान में केंद्रीय खेल मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, जबकि बिहार के खेल मंत्री हैं श्रेयसी सिंह। ये चीजें आप देख रहे हैं। और एक चीज यहाँ पर हमने ये भी लिखा है कि खेल विभाग की जो स्थापना है, ये 9 जनवरी 2024 को हुई थी। अभी तो यही प्रश्न हम शुरुआत में देख रहे थे कि अभी दूसरी वर्षगांठ इसकी मनाई गई है। तो ये चीजों को दोस्तों ध्यान में रखना है। चलिए आइए अगले प्रश्न पे। हालिया प्रकाशित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर आधारित पुस्तक, जिस पुस्तक का नाम है अग्नि सर रसूलो विकासिंचिना कमलम द्रौपदी मुर्मू के लेखक कौन है? देखिए, अग्नि सर रसूलो विकासिंचिना कमलम द्रौपदी मुर्मू, ये जो पुस्तक लिखा गया है, मतलब अभी हाल ही में प्रकाशित हुई है, इसका राइट आंसर क्या है? मतलब यहां पर आपसे पूछा गया है कि लेखक इसके कौन है। तो यहां पर इसका राइट जो आंसर यह है विकल्प नंबर सी, यानी कि यार लगडा लक्ष्मी प्रसाद, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस पुस्तक को लेकर ये तो जानकारी, पुस्तक का नाम जो है ये थोड़ा बड़ा है, थोड़ा अटपटांग भी है, ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा। और जो इसके लेखक हैं यार लगडा लक्ष्मी प्रसाद, ये तो इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस पुस्तक में मेरे ख्याल से, जब मैं आपको पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूँ करंट अफेयर्स से, और यहाँ पर जितनी पुस्तकें मुझे इंपॉर्टेंट लगती है उसको तो मैं शामिल करता हूँ, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर एक अलग तरीके की जानकारी सामने आई है। वो अलग तरीके की जानकारी इस वाले पॉइंट में है। देखिएगा, पुस्तक का जो विमोचन है, मूलतः हमें ये देखने को मिलता है जनरली संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, या फिर अगर बात करें भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मतलब ये जो संवैधानिक पदों पर है उन लोगों के द्वारा किया जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर पहली बार हमें ये देखने को मिलता है कि पुस्तक का जो विमोचन है, ये आंध्र विश्वविद्यालय में सड़कों की सफाई करने वाली एक महिला स्वच्छता कर्मी, जिनका नाम याद रखिएगा लक्षम्मा, इनके हाथों से किया गया। एकदम बूढ़ी है और ये सड़कों की सफाई करती है आंध्रा विश्वविद्यालय में। तो इनके द्वारा ये खास करके पुस्तक का विमोचन किया गया है। दोस्तों, ये सम्मान स्वरूप एक दृष्टिकोण से आप देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मुझे तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लगा है, एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना है। अब एक चीज समझिएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर यह पुस्तक आधारित है, तो द्रौपदी मुर्मू से जुड़ी हुई कई सारी बेसिक सी जानकारी, सपोज कीजिए पूछा जाएगा आपसे कि द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी राष्ट्रपति है, तो 15वीं राष्ट्रपति है। सपोज कीजिए ये पूछा जाता है कि कौन सी महिला राष्ट्रपति है, तो दूसरी महिला राष्ट्रपति। पहली कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो 12वीं थी क्रम की दृष्टिकोण से। लेकिन एक बात यहां पर यह भी ध्यान रख, अच्छा वो चीज हमने यहां पर लिखा भी है, एक चीज यहां पर यह ध्यान रखिए, आदिवासी महिला में अगर आप देखेंगे तो पहली ऐसी महिला है जो राष्ट्रपति बनी है, जो इस पद तक पहुंची है। इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा के मयूरभंज में इनका जन्म हुआ था। लेकिन एक जानकारी, उड़ीसा की पहली महिला राज्यपाल भी रही थी और झारखंड की सबसे लंबे अवधि तक सेवा देने वाली राज्यपाल भी रहे थे। दोस्तों, ये तमाम चीजें संबंधित है किनसे? तो द्रौपदी मुर्मू से, जो वर्तमान में भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। अभी एक जानकारी, ऐसे तो कई सारी जानकारी हमने आपको दिया है। एक तो सबरीमाला मंदिर में पूजा करने गई थी, पहली राष्ट्रपति बनी जो वहां पर पहुंची पूजा करने के लिए। और अभी हाल ही में इसमें कुछ जानकारी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, पहली राष्ट्रपति बनकर उभरी है जो कि फ्रांस निर्मित जो राफेल लड़ाकू विमान है, जो फाइटर जेट है, इसमें उड़ान भरी है। ऐसा करने वाली पहली राष्ट्रपति बनी। ये तो एक विशेष पॉइंट है। लेकिन यहां से एक सवाल अभी पूछा गया एग्जाम में, जो राफेल लड़ाकू विमान है, एक्चुअली ये फ्रांस से निर्मित है, भारत ने इसे आयात किया है, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन जो ये फाइटर जेट है, ये किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है, ये सवाल एग्जाम में पूछा गया था। तो कंपनी का नाम है दसाल्ट एविएशन। देखिए यहां पर इस वाले पॉइंट में कि राफेल लड़ाकू विमान का जो निर्माता है वो दसाल्ट एविएशन है।
फ्रांस में कंपनी है और फ्रांस ने 2016 में पहली खेप मतलब फ्रांस से प्राप्त किया था भारत ने। इस चीज को ध्यान रखिए। अभी एक समझौता हुआ है, दसाल्ट एविएशन ने भारत में टाटा एडवांस सिस्टम के साथ मिलकर राफेल का जो कुछ कलपुर्जे हैं, जो हिस्से हैं, जो पार्ट्स हैं, वो बनाने को लेकर। तो ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखिए, समझौता हुआ है। कंप्लीट जानकारी आपके बीच है। चलिए, इस सीरीज में यही तो आपको फायदा मिलता है कि करेंट अफेयर्स हम आपको पढ़ाते हैं, साथ ही साथ जो रिवीजन है, जो इंपॉर्टेंट हमें लगता है, वो हम आपको करवाते जा रहे हैं। रिवीजन करना वो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन कुछ चीजें हम यहाँ पर आपको करवाते जा रहे हैं ताकि आपको लगे कि हाँ भाई, ये चीज मैं भूल रहा हूं तो ये मुझे देखना पड़ेगा। तो जो नोट्स आपके पास उपलब्ध है या आपने नोट्स तैयार किया खुद से, तो उसको देखिए, कम से कम 10 दिन 15 दिन पर एक रिवीजन दीजिए उसको, तो वो आपको हेल्प करेगा, मदद करेगा। सपोज कीजिए आप 72वें बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं और एग्जाम में अगर बीपीएससी एग्जाम की बात करें तो लगभग 35 से 40 प्रश्न उसमें होते हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि एग्जाम नजदीक होगा, 1 महीने पहले से हम पूरा पढ़ लेंगे, तो वो चीजें आप वहां पर फंस जाएंगे फिर, क्योंकि बड़ा पोर्शन है। जब थोड़ा थोड़ा करके हर दिन प्रिपेयर आप करेंगे, उसको रिवाइज करते रहेंगे, याद नहीं करना है, बस देखते रहिए, समझते रहिए। जब वो चीजें दिमाग में सेट हो जाएगी तो एग्जाम हॉल में बड़ा मजा आएगा। ध्यान रखिए ये चीज को, ये पैटर्न को अपनाइएगा। नोट्स तैयार करना एक बेहतरीन स्ट्रेटजी होती है। नोट्स तो हम आपको ऐसे भी दे भी रहे हैं, अगर आपके पास समय नहीं है, नोट्स नहीं तैयार कर सकते हैं, तो एप्लीकेशन से जो मंथली हमारी ई बुक आती है उसको आप लीजिए, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए अब यहां पर अगला प्रश्न है कि भारत ने हवाई खतरों यानी कि एयर थ्रेट से निपटने के लिए अभी हाल ही में एक मिशन लॉन्च किया है। ध्यान रखिए, इस मिशन का नाम पूछा गया है, तो दोस्तों राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, मिशन सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र धर्म की स्थापना का प्रतीक है, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। ये आप लोग जानते हैं, पौराणिक कथा में आप ने पढ़ा होगा, और वैसे भी कई सारी पुस्तकों में इसका वर्णन है। तो फिलहाल जो खास करके एक प्रकार से आप बोल सकते हैं यहीं से ये नाम प्रेरित है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले इसके एक्सप्लेनेशन बेस के विश्लेषण पे। मिशन सुदर्शन चक्र भारत की बहुस्तरीय वायु रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इसके मुख्य लक्ष्य में जब आप देखेंगे तो ड्रोन, मिसाइल, फाइटर जेट और अन्य हवाई खतरों की समय रहते पहचान करना और उसे निष्क्रिय करना, अर्थात देश की समग्र बहुस्तरीय वायु रक्षा कवच तैयार करना है। मतलब ये इसका मूल उद्देश्य है। जो ड्रोन खतरे हैं, जो मिसाइल खतरे हैं, फाइटर जेट आदि, मतलब हवाई हमले को समय रहते पहचानना और उसके उसे निष्क्रिय करना, ये इसका एक प्रकार से मुख्य लक्ष्य होगा। तो इन बातों को ध्यान रखिए। आई होप कि ये चीजें समझ चुके हैं। अच्छा, सेना की अगर हम बात करें, चूंकि ये सारी चीजें सैन्य दृष्टिकोण से ही हो रही है, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि वर्तमान में भारत के थल सेना प्रमुख कौन है, सपोज कीजिए प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया, अगर आपको मालूम है तो आपकी बल्ले बल्ले है, सेना प्रमुख कौन है, तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी है, 30वें नंबर के हैं। अच्छा, यहां पे देखिए हमने लिखा भी है क्रम की दृष्टिकोण से 30वें नंबर के। जबकि अगर आप बात करें नौसेना प्रमुख की, तो एडमिरल है दिनेश कुमार त्रिपाठी, 26वें नंबर के। और वायुसेना प्रमुख यानी कि एयर चीफ मार्शल है 28वें नंबर के। कौन, तो एपी सिंह, जिनका पूरा नाम है अमरप्रीत सिंह। कई जगहों पे एपी सिंह आपको दिखेगा। तो ये चीजें ध्यान रखिए। अभी एक जानकारी और हम आपको दे दें, यहां पर नौसेना की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में भारतीय नौसेना ने दिसंबर में 19 तारीख को पश्चिमी नौसेना कमान से नौसेना कमान के डॉकयार्ड से आईएनएस सिंधु घोष को औपचारिक रूप से सेवा मुक्त किया गया। अब यहां पर कई सारी चीजें हैं, लेकिन दोस्तों एक जानकारी यहां से प्रश्न के रूप में आपसे पूछा जाएगा कि इसे सेना में कब कमीशन किया गया था आईएनएस सिंधु घोष को, तो 1985 में ये भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ था। ये चीजें हम आपको पढ़ा चुके हैं, रिवीजन स्वरूप यहां पर हमने देखा है। तो करंट अफेयर्स में कुछ भी आपका नहीं छूटेगा, भरोसा रखिएगा। आपका भाई है, हम आपकी भरपूर हेल्प करेंगे। जहां तक संभव होगा हम आपको बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करेंगे और देते आ रहे हैं। बस आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए। क्लासेस अगर पसंद आती है तो दोस्तों सहपाठियों के बीच शेयर कीजिए, और पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए। चलिए, प्रश्न 5वां है कि किस देश ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन
सहित कुल 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से हटने की घोषणा की है, जिनमें संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी 31 संस्थाएं और 35 से संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी हुई नहीं गैर यूएन संगठन या फिर संस्थाएं शामिल है। ये प्रश्न कल वाले ही क्लास में आ जाता, ये शामिल था, मिस्टेक से ये आपको वहां पर नहीं देखने को मिला, तो आज हमने इसको शामिल किया है। ठीक है, कल वाले ही क्लास का ये प्रश्न था, वहां पर मिस हुआ, स्लाइड वो मिस हो गया था। चलिए, फिलहाल यहां पर ऐसा जो निर्णय लिया है, ये लिया है अमेरिका ने। जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है, जो राष्ट्रपति है यहाँ के, वो आए दिन बड़ी बड़ी घोषणाएं करते रहते हैं और सबको चौंकाते रहते हैं। देख रहे हैं, पूरा स्वैग में आपको देखने को मिल रहा है। 66 ऐसे संगठन हैं जो कि इसमें ध्यान रखिएगा, जिससे हटने को लेकर बात कही है। 66 अंतरराष्ट्रीय संगठन में 31 तो ऐसे संस्थाएं हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी हुई है, यूएन से जुड़ी हुई है। ये एक बड़ा बात होगा। और इसमें एक बात ये ध्यान रखिए, 35 जो रिमेनिंग है वो आपको ध्यान रखना है कि यूएन से जुड़ा हुआ नहीं, यानी कि गैर यूएन संगठन है, जिसमें एक आपको ध्यान रखना है, भारत का जो पहल है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये भी शामिल है। 2015 में इसकी शुरुआत भारत ने जो फ्रांस के साथ मिलकर किया था, तो ये भी इसमें शामिल है। तो ये चीजें ध्यान रखिए। व्हाइट हाउस की तरफ से एक रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट में आइए हम जो मूल बातें कही गई है, इसमें रीजन दिया गया है, वो चीजों को देख लेते हैं। तो व्हाइट हाउस के अनुसार ये जो संगठन है जिससे बाहर होने को बात कही गई है, ये अमेरिकी हितों के अनुरूप नहीं है और यह अमेरिकी राष्ट्रीय हितों, सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि या फिर संप्रभुता के विरुद्ध कार्य करता है। इस चीज का हवाला देते हुए अभी इससे बाहर होने को लेकर घोषणा की है। दोस्तों, इसमें बहुत सारी मुझे लगता है कि अपडेट आएंगे, तो पुनः से वो चीजें हम चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल ज्यादा हम डीप में न जाते हुए बस ये रीजन आपको हमने बतलाया। और संगठन में 66 अंतरराष्ट्रीय हैं, जिसमें कि 31 तो यूएन से जुड़ा हुआ है। और बेसिकली सोलर अलायंस यानी कि आईएसए की हमने बात किया था, तो आपको मैंने क्या बोला, ये भारत सरकार का पहल है। 2015 में फ्रांस के सहयोग से ये अस्तित्व में आया था। इसका जो मुख्यालय है भारत में ही है, गुरुग्राम में है। अच्छा, मूल उद्देश्य इसका क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अगर हम बात करें, मूल उद्देश्य को समझिएगा। इसका मूल उद्देश्य है जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना, इसके लिए सौर ऊर्जा के कुशल उपभोग के लिए काम करना, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, ये इसका मूल उद्देश्य है। वर्तमान में जो डेटा इसमें मेरे पास है, मुझे लगता है कि 127 से अधिक देश इसके सदस्य हैं, आईएसए के, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। लेकिन एक इंपॉर्टेंट जानकारी, मॉरिशस जो कि अप्रैल 2025 में आईएसए के साथ देश साझेदारी संरचना, ये अलग तरह का कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना था। अफ्रीकी देशों में ये पहला देश है जो इस समझौते पर समझौता किया। हालांकि विश्व स्तर पर बांग्लादेश, भूटान और क्यूबा के बाद ये चौथा देश है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खलीफा विश्वविद्यालय के अमीराती शोधकर्ता भारत के किस अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुआ है? देखिए, जो खलीफा विश्वविद्यालय है संयुक्त अरब अमीरात में है, इसलिए तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है, खलीफा विश्वविद्यालय के अमीराती शोधकर्ता, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, एक्चुअली संयुक्त राष्ट्र नहीं बल्कि संयुक्त अरब अमीरात। और यहाँ पर उसको लेकर यह सवाल है कि कौन सा मिशन में जो भारत का मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुआ है, ये मिशन कौन सा है? तो 45वां है। अच्छा, ये चीजें अभी हम कुछ समय पहले, आई थिंक 1 सप्ताह पहले डिस्कस किए हैं आपके बीच। यहां पर इस मिशन में बिहार की एक लड़की शामिल है। उनका नाम क्या है? देखिए, तस्वीर में आप इन्हें यहां पर देख रहे हैं, बिहार शरीफ की रहने वाली है, नाम है आरती गुप्ता। ये इसमें शामिल हुई है। चर्चाएं डिटेल में हम आपके साथ कर चुके हैं। वर्तमान में मौसम विज्ञान केंद्र पटना में मौसम विज्ञानी है, जो अनुसंधान रिसर्च वगैरह होता है उसको लेकर। हालांकि एक जानकारी हमने ये भी दिया था कि इस समय लगभग 30 देश हैं जो यहाँ पर मिशन अपने संचालित करते हैं, अनुसंधान आदि करते हैं। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। इसी में अभी हाल ही में ये अमीराती शोधकर्ता आदि शामिल हुए हैं, जो यहाँ पर जानकारी के स्वरूप प्रश्न में आपको पूछा गया था। चलिए, क्लियर है। चलिए आइए अगले प्रश्न पे। 7वां प्रश्न है कि भारत सरकार ने, प्रश्न क्या है, भारत सरकार ने बाल विवाह मुक्त
भारत अभियान के तहत 2026 के अंत तक बाल विवाह की दर में कितनी प्रतिशत कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? ये लक्ष्य है 10% का। 10% का लक्ष्य निर्धारित किया है कमी लाने का। पूछा क्या गया है, दर में कितनी प्रतिशत कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया, तो 10% का। और दोस्तों, बाल विवाह को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक का है, इसी में एक चीज ध्यान रखिएगा, 2030 तक का लक्ष्य है बाल विवाह को समाप्त करने का। इसको लेकर डिटेल में जानकारी आपके बीच है, पढ़िए समझिए कि भारत सरकार ने बाल विवाह मुक्त अभियान के तहत 2026 के अंत तक बाल विवाह की दर 10% कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है तथा 2030 तक देश को पूरी तरह बाल विवाह मुक्त बनाने का अंतिम लक्ष्य है भारत सरकार का, जो केंद्रीय लक्ष्य है। इस बात को ध्यान रखिएगा। हालांकि इसको लेकर पहल की शुरुआत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नवंबर 2024 में ही किया गया है। वर्तमान में भारत में जो बाल विवाह दर वाले राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, बिहार और त्रिपुरा है। ये ऑफिशियली डेटा है, मतलब आधिकारिक डेटा है। ये चीज़ों को यहाँ पर ध्यान रखना, ऑफिशियल डाटा है, इसको ध्यान आपको रखना है। पश्चिम बंगाल, बिहार और त्रिपुरा। अभी हम दो तीन जानकारी देंगे, ध्यान से इसको देखिएगा। 2025 के आंकड़ों के अनुसार नाइजर में सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं, जहाँ पर 76% लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो जाती है। अफ्रीकी देश है नाइजर। अच्छा, नाइजीरिया एक अलग देश है और नाइजर अलग है, दोनों हालांकि अफ्रीकी है। तो यहाँ पर हम नाइजर की बात कर रहे हैं। 100 में से 76 लड़कियों की जो शादी है वो 18 साल से पहले हो जाती है। बाल विवाह में सबसे बड़ा जो एक ठोस कारण आप देख सकते हैं वो है एजुकेशन की कमी। ये सबसे बड़ा कारण है, इसमें ये चीज को ध्यान रखिएगा। अभी एक जानकारी और हमने आपको दिया था कि छत्तीसगढ़ का बालोद जिला 2025 में भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना था। इन बातों को ध्यान रखिएगा। और एक जानकारी और, ये पहला जिला है बालोद जिला जो कि बाल विवाह मुक्त बना था, छत्तीसगढ़ का जिला है। अगला है कि 17 सितंबर 2025 को छत्तीसगढ़ के ही सूरजपुर जिला के 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बाल विवाह की चर्चा हुई है तो इन चीजों को आपके बीच हमने रखा है। देखिए, विवाह की बात हो रही है, ऐसे इसको लेकर हम डिस्कस ज्यादा करेंगे नहीं। एक हट्टी समुदाय जो कि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में निवास करता है, कुछ समय पहले ये हट्टी समुदाय में जो ये विवाह हुआ था ये खबरों में था। मतलब यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, बहुपतित्व जो मतलब परंपरा है, बहुपतित्व मतलब क्या, एक से अधिक पति, मतलब एक से अधिक पुरुषों से शादी करना। इसके पीछे इस समुदाय में ये रीजन है, मतलब ये परंपरा है एक्चुअली में, कि जो संपत्ति का है वो बंटवारा ज्यादा ना हो, मतलब कि ये सीमित रहे। जैसे मान लीजिए कि दो विवाह करेंगे, दोनों भाई समय के साथ अलग होंगे तो बंटवारा हो जाएगा, एक पत्नी रहेगी तो बंटवारा नहीं होगा। तो उसमें एक मूल रीजन ये भी है। तो ये तस्वीर बहुत दिन पहले, मतलब बहुत दिन पहले क्या, पिछले ही साल बहुत ज्यादा खबरों में रहा था। इन चीजों को ध्यान रखिए। ये हट्टी समुदाय खबरों में है, एक तो ये एक रीजन है, इसको याद रखने का। दूसरा ये है कि हाल ही में खबरों में रहा हट्टी समुदाय मूल रूप से कहां पर निवास करता है, तो सिरमौर जिले में, हिमाचल प्रदेश में। ये हमने आपको पढ़ाया था पिछले साल। चलिए आइए यहां पर अगले प्रश्न पे। माधव गौडगिल कौन थे जिनका हाल ही में 82 साल की आयु में निधन हुआ? एक इकोलॉजिस्ट थे, यानी कि यहाँ पर एक पर्यावरणविद थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। एक चीज ध्यान रखिए, 82 साल के थे, जिन्हें आप तस्वीर में यहाँ पर देख रहे हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले थे। महाराष्ट्र में एक जगह पुणे, यहीं पर इनका निधन हुआ है। दोस्तों, इनको लेकर एक जानकारी ये ध्यान रखिएगा, पश्चिमी घाट जो कि आपको ध्यान रखना है भारत के 6 राज्यों में फैला हुआ है। तो पश्चिमी घाट जो कि एक वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट है, इसके संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें दी थी। आपको ध्यान रखना है कि 2010 में, अच्छा इस पॉइंट को पढ़िएगा, 2010 में पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल की अध्यक्षता किया था, जिसे कि लोकप्रिय रूप में गौडगिल आयोग इन्हीं के नाम पर या फिर गौडगिल समिति के नाम से जाना जाता है। मतलब इनके संरक्षण को लेकर एक सिफारिश दी थी, ये चीज यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है, और इन्हीं के नाम पर ये एक पर्यावरणविद है। मतलब यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, सवाल के रूप में ये आपसे पूछा जा सकता है। और इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत
भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि आईआईएससी बेंगलुरु में सेंटर फॉर इकोलॉजिस्ट साइंसेज की स्थापना भी किया था और यहाँ पर उन्होंने 31 वर्षों तक प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। अच्छा दोस्तों, ये एक महान शख्स रहे और इनको जो सम्मान मिला है भारत सरकार द्वारा नागरिक पुरस्कारों में पद्मश्री मिला 1981 में, जो भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान है। फिर तीसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण 2006 में मिला और इसके अतिरिक्त 2024 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार या फिर सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। हम बात कर रहे हैं माधव गौडगिल की, जो आप इन्हें यहाँ पर देख रहे हैं महाराष्ट्र के रहने वाले थे। अब सवाल यहाँ पर एक और भी है, हमने चर्चा किया है पश्चिमी घाट की। आपसे अगर हम पूछें कि पश्चिमी घाट विशेष रूप से भारत में कितने राज्यों में फैला हुआ है, भौगोलिक दृष्टिकोण से इसकी क्या स्थिति है, आइए भारत वाले मैप को देखकर हम यहाँ पर अच्छे से समझते हैं। मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा है, इस वजह से यहाँ पर हम आपको विस्तार से बतला रहे हैं। ये भारत की स्थिति को आप देख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, यह है उत्तर, यह है दक्षिण और यह है पूर्व और यह है पश्चिम। तो पश्चिमी घाट आप देखिएगा, यहां से काउंट कीजिएगा, ये गुजरात हो गया, उसके बाद आता है महाराष्ट्र। देखिएगा पेन की तरफ देखिए, महाराष्ट्र, फिर गोवा थोड़ा देर के लिए, मतलब गोवा तो छोटा राज्य है ना, फिर उसके बाद कर्नाटक, फिर उसके बाद केरला, फिर उसके बाद तमिलनाडु। तमिलनाडु की स्थिति को आप यहाँ पे देख रहे हैं। काउंट कर लीजिए, गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, 3 गोवा, 4 कर्नाटक, 5 केरला और 6 हो गया तमिलनाडु। तो पश्चिमी घाट जो है ये कुल 6 राज्यों में है, आप बोल सकते हैं भारत वाले मैप पर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बांग्लादेश की जो हम बात करते हैं, बांग्लादेश कहाँ पर है? भारत वाले मैप पर बांग्लादेश जो इस समय खास करके कई सारे कारणों से खबरों में है, आईपीएल आदि को लेकर। यहां पर देखिएगा, ये बांग्लादेश की स्थिति है, ये जो आपको दिख रहा है ये बांग्लादेश है। चलिए फिलहाल इसकी चर्चा तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, अभी हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, ज्यादा यहाँ पर समय न लेते हुए। अच्छा, एक जानकारी ध्यान दीजिएगा, बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे एक ऑफर आप सबों के लिए है। ऑफर की जानकारी कल हमने थोड़ा देर के लिए आपको दिया था, एक बार पुनः आपको बता दें कि तमाम जो हमारे टेस्ट सीरीज और कोर्सेज हैं बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे, ये जो कूपन कोड आप देख रहे हैं फेस्ट 35, 35% का फ्लैट डिस्काउंट आपको सभी कोर्स और टेस्ट सीरीज पर मिलेगा। एक नॉमिनल सा चार्ज पर आप इसको ज्वाइन कर पाएंगे, एक नॉमिनल सा चार्ज पर, वो भी साल भर के लिए। 200-300 रुपये बड़ी रकम नहीं होती, उसमें भी ऊपर से 35% ऑफ है। तो जल्दी जाइए, फटाक से जितने लोग विजेता बैच लेने की सोच रहे थे अभी जाके ज्वाइन कीजिए इस कूपन कोड के साथ। 15 तारीख तक, कल तक ये ऑफर आपके लिए वैलिड है। चलिए अब यहाँ पर, अच्छा ये कोर्स जो है विजेता बैच आप ले सकते हैं, इसमें तमाम मटेरियल आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय न्याय व्यवस्था में डिजिटल परिवर्तन की दिशा में हाल ही में देश की पहली पूरी तरह से पेपरलेस अदालत का वर्चुअल उद्घाटन किसने और कहां पर किया है? तो जस्टिस सूर्यकांत, जो भारत के वर्तमान व 53वें चीफ जस्टिस हैं, इन्होंने केरल के वायनाड में एक जगह है कलपेटा, यहीं पर इसका उद्घाटन किया है। आप यहां पर देखिएगा, जो जानकारी अभी प्रश्न में पूछा गया, पेपरलेस जिला अदालत केरल के वायनाड जिले के कलपेटा में, और पूरी तरह से जो सिस्टम है ये केरल हाई कोर्ट ने ही खुद से डेवलप किया है, ये ध्यान रखिए। और आपको बता दें कि अब यहां पर इसके तहत जिला न्यायपालिका में सभी अदालतों के जो केस फाइल करने से लेकर जो अंतिम आदेश तक की पूरी जानकारी होगी वो बिना कागज के ही होगी, कागज रहित होगी। मतलब ये ध्यान आपको रखना है, पूरी तरह से पेपरलेस हो गया है। ये डिजिटल परिवर्तन की दिशा में आप बोल सकते हैं कि एक बड़ा कदम है केरल हाई कोर्ट का। चलिए यहाँ पर अब जस्टिस सूर्यकांत को लेकर हम बात कर रहे हैं। वर्तमान में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं। तस्वीर में इन्हें आप देख रहे हैं, नियुक्त कब हुए हैं? तो 24 नवंबर 2025 को। उन्होंने किसका स्थान लिया है ये भी बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जस्टिस BR गवई का स्थान उन्होंने लिया है। अच्छा, इनसे पहले कौन थे BR गवई से? तो संजीव खन्ना। पटना हाईकोर्ट को लेकर भी ध्यान रखिएगा, पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस चेंज हो चुके हैं। वर्तमान में कौन है? संगम कुमार साहू। आप यहां पर देखेंगे संगम कुमार साहू पटना हाईकोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्होंने किनका स्थान लिया है? तो पवन कुमार भीमप्पा बजंथरी का, जो 46वें मुख्य न्यायाधीश थे। इन चीजों को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके बीच है, हालिया आयोजित
विल फॉर पीस 2026 नामक बहुपक्षीय नौसैनिक सैन्य अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये जो नौसैनिक अभ्यास है, इसको लेकर पहला कथन है कि यह अभ्यास 9 से 16 जनवरी 2026 तक दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया। मतलब ये आयोजित हो रहा है, 9 तारीख से इसकी शुरुआत हुई है। ये कथन सत्य है। यह अभ्यास में रशिया, चाइना, ईरान और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स प्लस देशों की नौसेनाओं ने भाग लिया है। मतलब यहाँ पर ब्रिक्स में नए नए कई सारे देश जो शामिल हुए। अभी तो ऐसे नवीनतम सदस्य इंडोनेशिया है, 10 सदस्य हैं। वो चीज़ें हमने कई बार डिस्कस किया है। पिछले साल मिस्र, ईरान, इथोपिया और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हुआ था, और इस साल, मतलब इस साल नहीं बल्कि 2025 में फिर इंडोनेशिया शामिल हुआ जनवरी में। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद यह अभ्यास का जो नेतृत्व है वो चाइना कर रहा है। उद्देश्य इस अभ्यास का है समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहायता और आपदा राहत। ये मतलब विषय के साथ ये अभ्यास हो रहा है। ये बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, विल फॉर पीस 2026। यहाँ पर सभी कथन सत्य है। एक्स्ट्रा फैक्ट हमने विश्लेषण में इसको लेकर नहीं डाला है, बल्कि तमाम चीजें यहाँ पर कथन में ही हमने सही सही डाला है। तो इन बातों को ध्यान रखिए। नेतृत्व जो कर रहा है वो चाइना कर रहा है, आयोजित दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। और ये तमाम चीजें जो आपके बीच हमने रखा, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। किस राज्य या फिर केंद्र शासित सरकार ने इंसानों में होने वाले रेबीज को महामारी रोग अधिनियम 1897 के अंतर्गत इसे अधिसूचित रोग यानी कि नोटिफाइबल डिजीज घोषित करने का निर्णय लिया है? इस रोग को अधिसूचित रोग मतलब घोषित करने का निर्णय अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने लिया है। विकल्प नंबर कौन सा करेक्ट है? विकल्प नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसी को लेकर ये जानकारी है। अच्छा, रेबीज आप लोग जानते हैं कुत्ते के काटने से होता है। हालांकि सिर्फ कुत्ते के ही काटने से नहीं, बल्कि बंदर, लोमड़ी, चमगादड़ से भी रेबीज फैलता है। कई मामलों में ये देखने को मिला है। इस बात को ध्यान रखिएगा। वही सारी चीजें यहाँ पर आपके बीच है। मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो रेबीज एक जानलेवा बीमारी है जो कि तंत्रिका तंत्र को ये प्रभावित करती है। जो तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है। तो ये चीजों को ध्यान में रखिएगा। कुत्ता अगर काट ले, डॉग बाइट अगर कर ले, तो वैसे में इलाज कंपलसरी हो जाता है। तो वो चीज़ें मतलब ध्यान में रखना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। तकरीबन कई मामलों में 2 से 3 सप्ताह के बाद उसके लक्षण आपको दिखेंगे। कई सारे इसके लक्षण होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर है 11 जनवरी 2026 को पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि मनाई गई है। बताएं कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ध्यान दीजिए, 11 जनवरी 2026 को लाल बहादुर शास्त्री की 60वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। पुण्यतिथि के संदर्भ में है और ये बिल्कुल सत्य है। लाल बहादुर शास्त्री भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। नहीं, पहले नहीं थे, भारत के दूसरे सेकेंड प्रधानमंत्री थे, सेकेंड प्राइम मिनिस्टर थे। तो ऐसे में राइट आंसर ये नहीं होगा, ये गलत है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी से जुड़ा है, ये बिल्कुल सत्य है। देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से सही कथन या फिर कथनों का चयन कीजिए। सही का तो 1 और 3 सही है, तो केवल 1 और 3 यहां पर सही है। ध्यान रखिए, लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद। क्लियर है। और ये रहा दोस्तों आज के क्लास का प्रश्न, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। और जो जानकारी हमने इतना मेहनत से आपको दिया है, अगर हमारी मेहनत से आपको थोड़ी बहुत भी लाभ मिल रही है तो हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों सहपाठियों के बीच शेयर कीजिए। अगर पसंद आ रही तो लाइक भी कीजिए। और जो जानकारी हमने ऑफर को लेकर आपको दिया था, कल ये ऑफर समाप्त हो जाएगी। फिर बाद में नहीं बोलिएगा कि सर ऑफर दीजिए, हमें ज्वाइन करना है, क्योंकि आप लोग बोलते हैं। अभी जाइए एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तुरंत कोर्स को ज्वाइन कीजिए।